Hello friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में मित्रों रीत काल, जिसको कि श्रृंगार काल भी कहते हैं, तो रीत काल के विषय में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंच पावे। तो मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आपको बता देना चाहता हूं कि रीत काल का तात्पर्य क्या होता है, रीत काल का शाब्दिक अर्थ क्या है और रीत काल को हम किस रूप में जानते हैं। तो रीत काल को मित्रों श्रृंगार काल के रूप में भी जाना जाता है। यानी यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि श्रृंगार काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा श्रृंगार काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताइए, तब भी आपको रीत काल का ही संबंध रखना है, क्योंकि रीत काल को ही श्रृंगार काल के रूप में जाना जाता है मित्रों। तो बताते चलेंगे मित्रों कि जो रीत काल होता है, रीत का जो शाब्दिक अर्थ है, रीत का मतलब होता है जैसे कहते नहीं कि रीत रिवाज परंपराएं, जो जैसा चल पड़े उसी को उस रीत के रूप में जाना जाए। तो यहाँ पे श्रृंगार काल, इसको हम श्रृंगार काल के रूप में जानते हैं हिंदी साहित्य में मित्रों। रीत काल का जो संबत लिखा गया है उसको 1700 से लेकर के संबत 1900 के मध्य का युग कहा गया। यानी कि रीत काल का जो संबत निर्धारित किया गया वो 1700 से लेकर के संबत 1900 के मध्य का युग इसको माना गया। इस युग को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल के रूप में बताया है, इसको श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने मित्रों। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने इसको रसाल ने, यानी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, जिसका उपनाम रसाल था, इन्होंने काला काल, क्या नाम दिया इसको, काला काल, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल कहा है। तो इन विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मित्रों इस रीत काल का नामकरण किया। विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको श्रृंगार काल का नामकरण किया, नाम दिया, और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी ने, रसाल ने इनको कला काल बताया, यानी कलाकृत का काल ये रहा, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीत काल के नाम से बताया मित्रों। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल में अलंकारों को प्रवृत्ति का आधिक्य देखकर ही इसे अलंकार काल के नाम से जाना था मित्रों। मिश्र बंधुओं का यह कहना था, इस नाम से अभिहित किया था। इन सभी नामों में रीत काल ही सर्वाधिक मान्य रहा। ये सारे नाम जो दिए गए, इन सारे नामों में रीत काल को ही एक सर्वमान्य मान्यता प्राप्त हुई मित्रों, जिसको कि सभी ज्यादातर विद्वानों ने इस पर सहमति व्यक्त की, जिसको कि रीत काल नाम से जाना जाने लगा। अब आपको हम आगे ले चल रहे हैं। रीत शब्द का अर्थ क्या है, रीत शब्द के अर्थ को आप पूरी तरह से समझेंगे, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है कि रीत काल को का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो रीत शब्द जो होता है, रीत का अर्थ है मार्ग। जैसा कि आपको बताया था परंपरा रिवाज आगे बढ़ना, तो ये मार्ग ही रीत होती है। संस्कृत काव्य शास्त्र के 5 प्रमुख संप्रदायों में रीत संप्रदाय भी है। जो 5 प्रमुख संप्रदाय बताए गए संस्कृत काव्य शास्त्र में मित्रों, उसमें एक रीत संप्रदाय भी माना जा रहा है। संस्कृत में रीत शब्द विशिष्ट पद रचना, जो रीत शब्द होता है उसको एक विशेष प्रकार की पद रचना को कहते हैं। कवि प्रस्थान हेतु काव्य मार्ग आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। यानी कि कवि प्रस्थान हेतु जो है काव्य मार्ग के रूप में इसको भी जाना जाता है। हिंदी में इसका अर्थ कुछ भिन्न है। जब हम हिंदी में इसको समझेंगे तो इसका हम अर्थ कुछ दूसरी तरह से समझेंगे मित्रों। तो क्या है वो अर्थ जिसको हिंदी में एक अलग तरीके से बताया गया है, तो समझते चलेंगे। यहाँ रीत का अर्थ विस्तार होता है। रीत को हम किस रूप से जानते हैं हिंदी में, एक विस्तार रूप को ही रीत कहते हैं। जिस लक्षण ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीत ग्रंथ कहते हैं। क्या ग्रंथ कहते हैं मित्रों, किस नाम से जानते हैं उसको रीत ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो ये हमें नहीं भूलना है। आचार्य शुक्ल जी ने इसी व्यापक अर्थ में
इसका नाम रीत काल रखा है। यानी कि आचार्य शुक्ल जी का मत जो था वो सर्व प्रधान मत माना जाता है मित्रों। तो उन्होंने इस तरह से संस्कृत और हिंदी दोनों को स्पष्ट रूप से देखते हुए इन्होंने रीत काल ही इसका नाम निर्धारित किया। रीत काल संबोधन से ऐसे कवियों का बोध होता है जिनमें कवित्व एवं आचार्यत्व का सम्मिश्रण हो। यानी कि जब हम रीत काल के संबंध में विद्वानों या कवियों के मत को देखते हैं, उनके बारे में जब हम गहराई तक जाते हैं तो हमको कवियों का जो इसमें जो कवि हुए हैं उनके बारे में जब हमको जानकारी प्राप्त होती है तो जिनमें कवित्व एवं आचार्यत्व का सम्मिश्रण हो। यानी कवित्व और आचार्यत्व, कवित्व माने कविता करने का जो गुण होते हैं और आचार्यत्व का मतलब उसमें श्रेष्ठतम गुण को हम सम्मिश्रण करते हैं। इसमें ऐसे कवि जो स्वतंत्र रूप से काव्य रचना न करके लक्षण उदाहरण को सीमा में बांध कर, लक्षण और उदाहरण के सीमा में बंद करके काव्य रचना करें, वही रीत काल के कवियों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो भी कवि हैं वो अपनी रचना को जब करने लगते हैं तो एक सीमा में बंद कर करते हैं। इस रीत काल के अंतर्गत मित्रों उन्हीं काव्य रचना को हम रीत काल के कवियों की श्रेणी में, उनकी रचना को रीत काल के कवियों की श्रेणी में मानते हैं। वस्तुतः इनका काव्य रीत से बंधा हुआ नहीं था। ये शास्त्र एवं काव्य दोनों ही परंपराओं से मुक्त थे। ऐसे कवियों को शुक्ल जी ने रीत मुक्त कवि कहा है। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि रीत मुक्त कवि किसे कहते हैं, तो रीत मुक्त कवि से तात्पर्य यही है कि ये शास्त्र जो होते हैं ऐसे शास्त्र व काव्य जो इन परंपराओं से मुक्त हों, अर्थात रीतबद्धता जिनसे मुक्त हो, रीतबद्धता से जो मुक्त होते हैं, ऐसे कवियों को शुक्ल जी ने रीत मुक्त कवि की संज्ञा दी है। ये हमें नहीं भूलना है मित्रों। आगे देखेंगे, रीत काल में 3 धाराएं आगे बढ़ी, जो कि रीत काल की 3 धाराएं प्रमुख रूप से आपको समझ लेना है कि जो रीत काल की प्रमुख 3 धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो रीत काल में 3 धाराएं रीतबद्ध, रीत मुक्त तथा रीत सिद्ध, ये 3 धाराएं हुई। रीतबद्ध, रीत मुक्त तथा रीत सिद्धि दिखाई पड़ती है 3 धाराएं। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप उस क्वेश्चंस के, उस प्रश्न के उत्तर में आप यही लिखेंगे कि रीत काल में 3 धाराएं पाई जाती हैं, जिनमें कि रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्धि धाराएं हैं। रीतबद्ध कवियों में आचार्य केशव आते हैं। आचार्य केशव का नाम लिया जाता है मित्रों रीतबद्ध कवियों में। सेनापति, देव, मतिराम एवं पद्माकर रीत मुक्त कवियों में आते हैं। तो हाँ, ये जो पद्माकर हैं ये किस में आते हैं, रीतबद्ध में आते हैं। पद्माकर तक के कवि अर्थात आचार्य केशव, सेनापति, देव, मतिराम एवं पद्माकर। और रीत मुक्त कवियों में मित्रों घनानंद का नाम लिया जाता है। तो इसमें मित्रों सर्वप्रथम हम रीत मुक्त कवियों के अंतर्गत घनानंद को देखेंगे। इसके बाद आलम, ये दूसरा नाम क्या है, घनानंद के पश्चात आलम। और फिर है तीसरा नाम जो है यह है बोधा ठाकुर, यानी बोधा ठाकुर का नाम लिया जाता है। तथा रीत सिद्ध कवियों में बिहारी की गणना की जाती है। बिहारी की गणना हम रीत सिद्ध कवि के रूप में करते हैं, ये हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब हम आपको ले चल रहे हैं रीतबद्ध काव्यधारा। रीतबद्ध काव्यधारा क्या होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन यदि आपसे किए जाते हैं तो आप उसके जवाब में यही बिंदु लिखेंगे, रीतबद्ध काव्यधारा। तो रीतबद्ध कवि वह हैं जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए सुंदर उदाहरण अपने ग्रंथों की रचना की है। अर्थात जो संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के जो लक्षण देते हुए काव्य के जो अंग हैं उनके लक्षण को बताते हुए सुंदर उदाहरण अपने ग्रंथों की रचना की है। यानी सुंदर उदाहरण देकर के उस तरह से अपने ग्रंथ की रचना की है, उनको हम रीतबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत मानते हैं। इन्हें शास्त्र कवि या लक्षण ग्रंथ रचयिता भी कहा जाता है, यह हमें नहीं भूलना है। इन आचार्य कवियों ने अपने को शिक्षक के पद से अभिहित किया है।
इनका उद्देश्य था संस्कृत साहित्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर देना, किसी काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना, ये सब इनका सोच रहा है मित्रों, इन कवियों का, इन विद्वानों का। साहित्य का अनुवाद करना कर देना, किसी काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना नहीं। अतः हिंदी के लक्षण ग्रंथों में संस्कृत काव्य शास्त्र जैसी गहराई नहीं आ सकी। रीतबद्ध आचार्य कवियों में कवित्व और आचार्यत्व का अद्भुत एकीकरण मिलता है। ऐसे ग्रंथों में कला पक्ष की प्रधानता है। रीतबद्ध आचार्य कवियों का उद्देश्य पांडित्य और काव्य कौशल का प्रदर्शन मात्र रहा है मित्रों। इस काव्य को स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक पहला भाग है सर्वांग निरूपक और दूसरा है एकांग निरूपक काव्य, यानी सर्वांग निरूपक काव्य माना गया इसको, और दूसरा जो है एकांग निरूपक काव्य। सर्वांग निरूपक आचार्यों में चिंतामणि का नाम लिया जाता है, कुलपति मिश्र, देव सुरति मिश्र और श्रीपति, भिखारीदास, ग्वाल कवि आदि प्रमुख हैं। इन कवियों का नाम इसमें आता है। एकांग निरूपक आचार्यों में मित्रों केशवदास, मतिराम, भूषण, पद्माकर आदि के नाम प्रमुख हैं इसमें, जिसको कि हम एकांग निरूपक के रूप में जानते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए एकांग निरूपक आचार्यों के नाम उल्लेख कीजिए, बताइए, तो आपको इन्हीं नामों को बता देना है। अब आप देखेंगे जो आपका अगला बिंदु है रीत मुक्त काव्यधारा, यानी रीत मुक्त काव्यधारा क्या थी इसके विषय में आप जानें। तो रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत मित्रों रीत परंपरा के साथ साथ काव्य की एक स्वच्छंद धारा का विकास हुआ, जिसके प्रवाह ने रीत काल में समस्त काव्य रसिकों को ओतप्रोत कर दिया। रीत काल में आकर भावना भेद के कारण उनका स्वतंत्र विकास हुआ है। लक्षण उदाहरणों वाली रीति का त्याग करके उन्मुक्त अथवा स्वच्छंद प्रेम भावना को अपनाने वाली इसी काव्यधारा को रीत मुक्त अथवा स्वच्छंद काव्यधारा कहा जाता है मित्रों, कहा गया। और इसे हमें पूरी तरह से समझते हुए आगे बढ़ना है। रीतबद्ध अथवा स्वच्छंद काव्यधारा की रीतबद्ध से एकदम अलग नहीं माना जा सकता मित्रों। वास्तव में इस धारा के कवि रीत नियमों को त्याग कर स्वतंत्र काव्य रचना को लक्ष्य बनाकर चले थे, यह हमें नहीं भूलना है। इसी कारण इसमें न लक्षण उदाहरण वाली उक्तियां हैं और न पांडित्य अथवा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ये कवि विशेषतः प्रेम की पीर, यानी कि प्रेम की पीर के कवि हैं। इनको किस रूप में जाना गया मित्रों? ये कवि जो थे रीतबद्ध काव्य वाले, इनको हम प्रेम की पीर के नाम से जानते हैं। पूर्णतः सत्यता तो यह है कि रीत मुक्त जो रीत मुक्त कवि थे उनको प्रेम की पीर के रूप में जाना गया कि रीत मुक्त काव्य अपनी विशेषता के कारण रीतबद्ध काव्य की तुलना में अधिक मार्मिक एवं संवेदनापूर्ण है। अब हम आपको तीसरे बिंदु पर ले चल रहे हैं, जिसमें कि आपको समझना है मित्रों, इसमें आपको रीत मुक्त धारा के कवियों में 4 नाम प्रमुख बताए गए हैं। अर्थात ये जो 4 नाम हैं, इन नामों समझते चलेंगे मित्रों। रीत मुक्त धारा के कवियों में 4 नाम प्रमुख आ रहे हैं, जिसमें घनानंद जी का नाम आता है, आलम का नाम और बोधा तथा ठाकुर के नाम लिए जा रहे हैं। इन चारों में भी घनानंद को इस धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है, यानी घनानंद जी को रीत मुक्त धारा के कवियों में एक प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। घनानंद द्वारा रचित 41 कृतियां, यानी घनानंद की कृतियों की रचना की थी मित्रों, तो इन्होंने 41 कृतियों की रचना किया। कृतियां बताई जाती हैं इनकी। इनमें प्रमुख है सुजान सागर, यानी सुजान सागर की रचना इन्होंने किया। और इरकलता यानी कि इश्कलता, इसको इन्होंने लिखा। सुजान राममाला की रचना किया। नेह सागर, प्रेम सरोवर, वियोग बेली तथा कृपाकांड आदि की रचना इन्होंने की थी घनानंद जी ने। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। ये भी हमको पूरी तरह से समझ लेना है कि घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले
हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी के रूप में जाने जाते थे। लेकिन एक बार बादशाह के कहने से न गाने पर तथा प्रेमिका सुजान बेस्या के कहने पर गाने से बादशाह ने इन्हें शहर से निकलवा दिया। यानी कि जो बादशाह होते थे मित्रों, वो बादशाह अपने ही अनुकूल कवियों को रखते थे और जो उनकी इच्छाएं होती थी उन्हीं इच्छा के अनुसार जो है उनको रचना करनी होती थी, उनका गान करना होता था। तो यहाँ पर ये घटना घटित हुई थी कि ये जो थे घनानंद जी, एक बार जो है बादशाह ने इनसे कुछ गाने के लिए कहा तो ये गाने से मुकर गए थे, अर्थात गाने को नहीं गाया, कवित्व को नहीं कहा सुनाया। और एक प्रेमिका जो सुजान बेस्या थी उसके कहने पर उन्होंने गाने को गाया, नहीं अपनी रचना को सुनाया। तो बादशाह इनसे नाराज हो गए और उनको शहर से क्या किया, निकलवा दिया था। मित्रों, सुजान की विरह व्यथा से पीड़ित ये आजीवन उसी के प्रेम विरह और आलम्ब आदि के विषय में रचनाएं प्रस्तुत करते रहे, क्योंकि सुजान जो थी मित्रों, सुजान जो वेश्या थी उसी की विरह व्यथा में घनानंद जी अपनी रचना को आगे बढ़ाते रहे। ये यहाँ पर उल्लेख मिल रहा है। आगे देखेंगे मित्रों, रीत सिद्ध काव्य धारा। रीत सिद्ध काव्य धारा जो थी इसके विषय में हम जानेंगे। तो रीत सिद्ध काव्य धारा, रीत सिद्ध कवियों ने अपने स्वतंत्र प्रतिभा के द्वारा ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनके काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष का सुंदर समन्वय प्राप्त होता है। इस धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल हैं। यानी कि रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप बताएंगे कि जो रीत सिद्ध काव्यधारा है इसके प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी हैं। पर बेनी कृष्ण कवि, रसलीन आदि को भी इस धारा में रखा जा सकता है। अब आप रीत काल की विशेषताओं के विषय में समझेंगे मित्रों। चाहे वो रीत काल की विशेषता हो, चाहे वो रीत काल की प्रवृत्तियां हो, आपको एक ही बिंदु इसी तरह से पूरी तरह से उसको आंसर को इसी प्रकार एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि बताया जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे रीतकालीन कवियों के प्रमुख वर्ण विषय प्रायः समान थे, जिनमें राज्य विलास, राज प्रशंसा, दरबारी, कला विनोद, मुगल कालीन वैभव, अष्टयाम, संयोग वियोग, वर्णन, ऋतु वर्णन तथा श्रृंगार के स्थूल चित्र सभी कवियों ने अपनी अपनी कल्पनाशीलता से रचित किए। मित्रों, उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता से रचना को आगे बढ़ाया। इस काल की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो इसमें विशेषताएं पाई जा रही हैं वो विशेषताएं अग्रलिखित हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मित्रों। अब आप देखेंगे पहली जो विशेषता इसमें बताई गई है वो सिंगारिकता, यानी सिंगारिकता की विशेषता। रीतकालीन कवियों की जो पहली विशेषता थी वो सिंगारिकता प्रधान था। इसमें देखेंगे सिंगार की प्रवृत्ति रीतकाल के सभी कवियों में प्रचुर मात्रा में है। रीतकालीन कवियों ने नायिका भेद एवं नारी सौंदर्य के चित्रण को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। इसी कारण इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। इसी युग में श्रृंगार को रसराज की संज्ञा प्राप्त हुई। मित्रों, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि रसराज की संज्ञा क्यों प्राप्त हुई और कब प्राप्त हुई, किस विशेषता के अंतर्गत, तो आप सिंगारिकता के अंतर्गत इसको बताएंगे कि सिंगारिकता के अंतर्गत जो है, जो श्रृंगार से युक्त रचनाएं जो होती थी उसी में जो है इसको रसराज की संज्ञा प्राप्त हुई है। रीत काल में श्रृंगार के दोनों ही पक्षों संयोग एवं वियोग को चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ। संयोग पक्ष के रूप में चित्रण में रीतकालीन कवि अद्वितीय हैं मित्रों। इनसे बढ़कर के और कोई दूसरा कवि नहीं है। यदि तटस्थ भाव से देखें तो श्रृंगार का यह लौकिक रूप इस युग की आवश्यकता एवं स्वाभाविकता ही नहीं अपितु महती उपलब्धि भी है। राधा कृष्ण जो भक्ति काल में आराध्य रहे, रीत काल में नायक नायिका रूप में चित्रित किए गए हैं मित्रों। राधा कृष्ण के संयोग, मुरली वादन आदि का वर्णन करते हुए बिहारी लिखते हैं। देखिए, भक्त काल में भी हम कृष्ण और राधा के से संबंधित रचना को देखते हैं, सूरदास जी में, अन्य कवियों में मित्रों। परंतु जो है रीत काल में वही जो कवि
जो रीतकाल के कवि हुए हैं उन्होंने उसकी रचना जब किया तो एक नायक और नायिका के रूप में चरितार्थ किया है, तो जिसको देखते चलेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहन हंसे देन कहें नटी जाए। तो ये रचना बिहारी जी ने बहुत ही अच्छी ढंग से इसको रचा। अब इसमें आप देखेंगे संयोग पक्ष के रूप में चित्रण में कवि विशेष सफल रहे हैं। नयनों के कटाक्ष, चंचलता आदि का भव्य रूप इनके काव्य में प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे नयनों की चंचलता और उसके भव्य भाव यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं इस कविता के माध्यम से मित्रों पूरी तरह से। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे। भौहन हंसने का मतलब भौहें हंसती थोड़ो हैं, लेकिन इसको एकदम से चरितार्थ कर दिया है बिहारी जी ने। देन कहें नट जाए, जब उनको देने की बात की जाती है तो वहां पर वो मुकर जाते हैं। तो इस भाव को इसमें प्रदर्शित किया गया है मित्रों। इसी श्रृंगारत्व में देखेंगे में तो श्रृंगार अंकन के क्षेत्र में इस युग के कवियों ने अनेक नवीन मानदंड स्थापित किए हैं तथा मौलिकता का परिचय दिया है। श्रृंगार का विस्तृत गहन शास्त्रीय विवेचन लौकिक अलौकिक के झूले में दोलायमान श्रृंगार को लौकिकत्व के रूप में स्थिर करना, प्रेम के इंद्रधनुषी रंगों में यथार्थ का समावेश करना इस युग के कवि आचार्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वास्तव में लौकिक श्रृंगार का यह काव्य संपूर्ण हिंदी काव्यधारा का श्रृंगार है। तो ये हमें पूरी तरह से जानना है इस बिंदु के अंतर्गत। तो और जो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है आचार्यत्व का आग्रह। इसमें आचार्यत्व का आग्रह किया गया है, विशेषता के रूप में भी देखेंगे इसको भी। तो रीत काल में आचार्यत्व के प्रति आग्रह सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। राज्याश्रय, पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने तथा धन यश की प्राप्ति जैसे अनेक कारणों में पांडित्य प्रदर्शन इस युग की आवश्यकता भी थी। इसी की पूर्ति के लिए इस युग में लक्षण ग्रंथ बहुलता से रचे गए। वास्तव में वे कवि आचार्य न शास्त्रकार थे और न शास्त्र के भाष्यकार भी थे। यानी न वो शास्त्रकार ही थे उस समय के जो आचार्य थे, न वो शास्त्र भाष्यकर भी थे, यानी भाष्य करने वाले उसका टीका भाष्य लिखने वाले थे। उनका कार्य तो शास्त्र की परंपरा, जो शास्त्र की परंपरा थी, उस शास्त्र की परंपरा को साहित्य रूप में हिंदी में अवतरित करना था तथा वे निश्चित ही कृतकार्य हुए। इतना ही नहीं, इन्होंने रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा की। इन्होंने श्रृंगार की ऐसी अविच्छिन्न धारा प्रवाहित की कि यहाँ श्रृंगारवाद एक प्रकार से स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने मित्रों श्रृंगार को ऐसी अविच्छिन्न धारा प्रवाहित की थी इस युग के कवियों ने कि श्रृंगारवाद एक प्रकार से स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। मधुर भक्त से प्रेरित श्रृंगार भाव में इन आचार्यों ने जीवन की समग्र कटुताओं को निमग्न कर दिया। केशव ने एक ओर आचार्यत्व का निर्वाह किया तो दूसरी ओर कवि कर्म का, यानी केशव ने जो है एक आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए भी कवि कर्म का पूरा ध्यान रखा। यद्यपि उन्होंने चमत्कार एवं पांडित्य प्रदर्शन हेतु ही काव्य रचना की, लेकिन इनके काव्य में मर्मस्पर्शी चित्रण का भी अभाव नहीं है। यानी मर्मस्पर्शी चित्रण भी केशव की रचना में प्राप्त होते हैं। धनुष यज्ञ के अवसर पर एक उदाहरण देखिए यहाँ पर मित्रों, जो कि केशवदास की रचना में मिल रहा है। पूरी तरह से इसको समझेंगे तो देखेंगे इसमें, सियहि देखी हर से हियो राम देखी कुम्हिलाए, और धनुष देखी डर पे महा चिंता चित डोलाए। बहुत ही मार्मिक चित्र को यहाँ पर प्रस्तुत किया है बिहारी जी ने।
अब हम आपको तीसरे बिंदु पर ले चल रहे हैं मित्रों। ये उस समय का दृश्य है जब सिय ही देख हर्षे हियो राम देख कुम्हलाए, यानी सिय को देख करके, सीता को देख करके तो मन में बहुत ही प्रसन्नता उत्पन्न होती है, लेकिन राम देख कुम्हलाए, जब राम को देखते हैं वहां के उपस्थित जन, ये कब की बात है मित्रों, जब धनुष तोड़ने की बात हुई थी, यानी राजा जनक के दरबार में जब लोग उपस्थित हुए थे, तो जब वो सीता को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु जब राम को देखते हैं तो उनके हृदय मलिन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। धनुष देख डर पे महा, और जब धनुष को देखते हैं तो उनके अंदर भय व्याप्त हो जाती है, चिंता चित्त डुलाए, उनके चित्त में चिंता व्याप्त हो जाती है, उनको परेशान करने लगती है मित्रों। तो यह दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। अगला बिंदु जो आपको देखेंगे यहाँ पे कला पक्ष की सबलता। यहाँ पे कला पक्ष की सबलता दिखाई पड़ती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम रीत कवियों ने ही काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया, यह हमें नहीं भूलना है। रीतकालीन कविता ने तो राजाओं तथा सैनिकों को उत्साहित करने का साधन थी, न धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति का माध्यम थी, और न सामाजिक सुधार की परिचायिका ही थी। ये पूरी तरह से आपको जानना है। काव्य कला का अपना महत्व था, इसकी साधना उसी के अपने निमित्त की जाती थी, वो अपना साध्य आप थी, यानी स्वयं वो अपना साध्य थी जो रचना होती थी इनकी। कला अथवा अलंकार प्रधान उस युग में भूषण बिन न बिराजहि कविता वनिता मित्र, यानी भूषण बिन न बिराजहि कविता वनिता मित्र, अर्थात बिना भूषण के नहीं विराजती है कौन, चाहे वो कविता हो, चाहे वो वनिता हो, चाहे वो मित्र हो। कविता का मतलब कविता, वनिता का मतलब स्त्री जो इसके साथ हम रहते हैं, और मित्र का मतलब हमारा मित्र, ये नहीं विराजते हैं, शोभा को प्राप्त करते हैं बिना कविता के। मित्रों का अनुसरण किया जाना स्वाभाविक ही था। अलंकारिकता इस युग में आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य थी। इसी कारण इस काल के आचार्य कवियों ने अभिव्यंजना पर अधिक बल दिया, यानी कि ध्यान दिया। अभिव्यंजना उनकी कृति में बहुतायत मात्रा में दिखाई पड़ती थी मित्रों। और ये आपका जो चौथा पॉइंट है, इसमें आपको बताना है ब्रज भाषा की प्रधानता। इस रीति में यानी कि इस रीति में जो है रीत काल में मित्रों, जो कि श्रृंगार काल कहा जाता है, इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता दिखाई पड़ती है। ब्रज भाषा इस काल की प्रधान एवं सर्वमान्य भाषा थी। रीत का अधिकांश कृतित्व इसी में रचा गया मित्रों। यह काल ब्रज भाषा की चरमोन्नति का काल है। ब्रज भाषा में माधुर्य एवं प्रांजलता का समावेश इसी युग में हुआ। यह कांति माधुर्य एवं मसृणता से जगमग हो उठी थी मित्रों। अगला जो बिंदु है आपको बताना है ऋतु वर्णन। इसमें ऋतु वर्णन मिलता है, यानी कि रीत काल में, श्रृंगार काल में मित्रों हमको ऋतु वर्णन प्राप्त होता है। रीतकालीन कविता की एक प्रवृत्ति ऋतु वर्णन है। इस काल के कवियों ने अधिकांश ऋतु वर्णन उद्दीपन रूप में ही किया है। उद्दीपन के रूप में एक ऋतु को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ाया मित्रों। साथ ही ऋतु विशेष में होने वाली क्रीड़ाओं, यानी कि विशेष ऋतुओं में विशेष क्रीड़ा जो की जाती है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिकाओं हों, चाहे जो भी हों, मनोविनोद, वस्त्राभूषण तथा उल्लासों की भरपूर व्यंजना की गई है। जिस ऋतु के अनुसार, जैसे ग्रीष्म ऋतु है या शरद ऋतु है, जिसमें हम जिस भूषा को धारण करते हैं उससे संबंधित रचनाएं की गई मित्रों। बिहारी का एक उदाहरण यहाँ पर देखा जाए तो देखेंगे इसमें, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनुद्वय अजो वहे मनोहय अजो वहे उही जमुना के तीर। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, और मन है अजो वहे वही यमुना के तीर। आज भी मन उस यमुना के तट पर बहता हुआ दिखाई पड़ता है, जहां पर उसका दृश्य दिखाया गया है। सघन कुंज छाया सुखद, कुंज क्या है, वहां पे बहुत सघन वृक्ष लगे हुए हैं, कुंज है, छाया बहुत सुखद है, शीतल सुरभ समीर, और शीतल सुंदर हवा
अर्थात वायु बह रही है, ऐसे दृश्य को बिहारी जी ने कितना सुंदर ढंग से व्यक्त किया है मित्रों। अब ये छठी विशेषता जो मित्रों छठी विशेषता है, इसकी ओर मैं आपको ले चल रहा हूं मित्रों। ये छठी विशेषता है भक्ति तथा नीति। इस युग में भक्ति और नीति की प्रधानता थी मित्रों। जैसा कि उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है, रीतकालीन कवियों ने अपने आचार्यत्व का आश्रय ग्रहण कर श्रृंगार के स्फुट चित्र खींचे हैं तथा नायिका भेद एवं नख सिख वर्णन में अपना कौशल प्रदर्शित किया है मित्रों। लेकिन इस काल में भक्ति एवं नीतिपरक सूक्तियां भी देखने को मिल जाती हैं। इस काल के कवियों ने भक्ति संबंधी दृष्टिकोण को इस प्रकार स्पष्ट किया है। जो भक्त संबंधी दृष्टिकोण थे कवियों के, उसको आप देखेंगे यहाँ पर। आगे के सुकब रीझ देखेंगे इसको, आगे के सुखब रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। आगे के सुकब रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो ये रचना आप देख रहे हैं, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इस काल के जो कवि थे वो भक्त संबंधी दृष्टिकोण को इसी प्रकार से स्पष्ट करते थे। इस काल के कवियों की भक्ति के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं मित्रों, यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिता का अंश थी। जीवन की अक्षय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन प्रदान करता रहेगा। जब कभी देखिए मित्रों, केवल रसिकता, केवल श्रृंगार से ही कार्य नहीं बनता है। इससे जब लोग या कवि जब ऊब जाते थे तो इस प्रकार की रचना करते थे, जो एक भक्तिमय रचना के रूप में जानी जाती थी उस समय मित्रों। तो इसी से उनको आश्वासन प्रदान करता रहेगा। ये आश्वासन प्रदान करती थी ये रचनाएं इनको। रीत काल में वीर रस की भी क्षीण छाया है, इसको देखते हैं। भूषण कवि ने वीर रस में ही आपकी रचना प्रस्तुत की है, तो इसको देखेंगे। अपनी रचना को क्या किस में प्रस्तुत किया? वीर रस में भूषण जी ने। और जो 7वां बिंदु आपको देखना है, छंद योजना। छंद योजना क्या थी मित्रों? तो रीत काल के कवियों के प्रसिद्ध छंद कवित एवं सवैया, यानी कवित और सवैया छंद का इसमें प्रयोग हो रहा है। कवित तो श्रृंगार एवं वीर दोनों में रसों के लिए संपूर्णतः उपयुक्त था। इस प्रकार रीत काल पांडित्य प्रदर्शन का युग था मित्रों। इस काल के कवियों ने अपनी काव्य कला को चरम अभिव्यक्त प्रदान की है। ये कवि आचार्य कवि कहे जाते हैं। ये अवश्य ही है कि उनका आचार्यत्व माधुर्यपूर्ण श्रृंगार रस की अभिव्यंजना करने का सशक्त माध्यम बना तथा इन कवियों ने अपने आचार्यत्व से काव्य की जो काव्य थी, काव्य की बहिर्पक्ष एवं अंतर पक्ष को सबल एवं पुष्ट किया। यानी जो काव्य का बाहरी पक्ष था और अंतर पक्ष था, दोनों को जो है इन्होंने अपने आचार्यत्व से जो है अभिव्यंजना के माध्यम से, श्रृंगार रस की अभिव्यंजना के माध्यम से मित्रों पूरी तरह से सबल और पुष्ट किया था इस युग के कवियों ने। तो ये रीत काल से संबंधित विषय था जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। किसी भी प्रकार से यदि क्वेश्चंस रीत काल से संबंधित आपसे किए जाएं तो आप पूरी ही तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो मित्रों। पूरी ही तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तमाम सारे इसमें बन रहे हैं जिसके आंसर आप दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करें मित्रों, जिससे मैं आपको आपके अनुसार वीडियो को उपलब्ध करा पाऊँ और आपके विषय से संबंधित सारे सुझाव को ले पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।